नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है आईपीएस ऑफिसर श्री वीरेंद्र मिश्रा जी, और आज हम उनसे जानेंगे उनके द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में और उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई रोचक बातें। तो नमस्कार सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार सर, जितना हम आपके बारे में जानते हैं कि आप आईपीएस ऑफिसर तो है ही, पुलिस विभाग में आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तो कर ही रहे हैं, साथ ही आपने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं में भी अपनी सेवाएं दी है। तो हम आपके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर, उस पर तो हम बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपने जिन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में काम किया है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। अगर अंतर्राष्ट्रीय जर्नी के बारे में बात करें, मैं मध्य प्रदेश के उन सौभाग्यशाली पुलिस अधिकारियों में हूँ जो प्रोबेशन के इमीडिएटली बाद में बोस्निया चला गया था यूएन मिशन में, संयुक्त राष्ट्र में। वो था 97-98 में, और 95 बैच हमारा है, तो 2 साल का हुआ था, उसके बाद में इमीडिएटली चले गए थे। और उसके बाद में फिर 2004-05 में कोसोवो जाने का मौका मिला मुझे, वो भी संयुक्त राष्ट्र का ही यूएन मिशन था। और उसके बाद 2012-13 में मुझे मौका मिला जाने का एज हुबर्ट हम्फ्री फेलो। हुबर्ट हम्फ्री फेलोशिप एक आजकल फुलब्राइट के फेलोशिप का एक पार्ट है और बड़ा प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, तो उसमें 1 साल यूएस में रहने का मौका मिला। तो ये सफ़र रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। और राष्ट्रीय लेवल पे मैं फिर बोलूँगा कि सौभाग्यशाली था कि मैं 7 साल मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डेपुटेशन पे काम करने का मौका मिला। और शुरुआत जो मैं गया था 2014 में गया था सीईओ कारा के रूप में। कारा जो है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, जो रेगुलेटरी बॉडी है एडॉप्शन से संबंधित। और वहाँ पे रहने के बाद में फिर मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था और नेशनल सर्विस स्कीम का नेशनल हेड था, डायरेक्टर था मैं। वहाँ करीब 3 साल रहा, और उसके बाद फिर मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस में करीब 2 साल रहने का मौका मिला। तो ये काफ़ी समय मिला मुझे बाहर की दुनिया देखने के लिए, इंटरनेशनल एरिना में काम करने के लिए, और साथ में नेशनल लेवल पे भी काम करने का मौका। तो सर, जितना आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी काम किया, नेशनल लेवल पे भी इन महत्वपूर्ण संस्थाओं में काम किया है, तो इन संस्थाओं में जब आपने काम किया तो ऐसा कोई अनुभव जो जिस संस्थान में आपने काम किया और आपको बहुत ही ऐसा लगा हो कि यहाँ आपने काम किया तो ये आपके अभी तक की जर्नी का बहुत अच्छा काम रहा हो? सफ़र का हर दिन मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ कि आई एम ऑलवेज ऑन अ लर्निंग कर्व, और मुझे बहुत सीख मिली है। अगर मेरे में थोड़ा बहुत भी अगर ग्रोथ हुआ है प्रोबेशन के बाद, तो वो इन्हीं एक्सपोजर के कारण हुआ है। जी। देखिए, होता है कि अगर यूएन में आप जाते हैं तो करीब 60-70 कंट्रीज़ के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है, उनके बारे में आप जानते हैं। एक अलग ही अपने आप में एक एक्सपोजर है। जी जी। और उसके बाद में जब हुबर्ट हम्फ्री फेलोशिप में हम गए थे वहाँ यूएसए में, तो वो फेलोशिप में ही करीब 13 कंट्रीज़ के हम लोग के साथ थे, तो एक वो भी एक अलग था। एंड यूएस में पढ़ने का, और मुझे बहुत मौका मिला ट्रैवल करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय पे बात करूं। जी जी। और बॉस्टन यूनिवर्सिटी हो, चाहे जॉर्ज मेसन हो, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हो, बाद में बफेलो यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रेजेंट करने के लिए एक नया नैरेटिव जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संबंध में मैं लाना चाहता था, उसको पेश करने का मुझे मौका मिला। जैसे आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताया कि आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आपको काम करने का मौका तो मिला ही है, साथ ही आपने उस पर कुछ रिसर्च भी किया है। उसके बाद आपकी कुछ नई किताबें 3 आपने इसी पर निकाली है, मानव तस्करी पर। तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में जो आपके जहन में कई क्वेश्चंस होंगे, कई उनके जवाब भी आपको मिले होंगे और कई सारी ऐसी चीज़ें भी होगी कि जो आपने खोजने की कोशिश की। तो इस बारे में थोड़ा बताएं कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट होगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर? ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जर्नी करीब 20 साल पहले मेरी चालू हुई थी। जी। और जब यूएन मिशंस में था तब भी मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था कि ईस्टर्न यूरोप से वेस्टर्न यूरोप की तरफ महिलाओं का कैसे उनका ट्रांजिट होता है। जी जी। तो एक, क्योंकि वो कॉन्ड्यूट होता था, जो भी यूएन मिशन के एरियाज़ होते हैं वो नो मैंस लैंड होता है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है उसके थ्रू रूट बनाने के लिए। तो ये
कोसोवो में मैंने देखा था, जो मुझे एहसास हुआ, और मतलब दो करीब 20 साल से मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से इंट्रोड्यूस हो चुका था उस सब्जेक्ट से। जी जी हिंदी में उसको मानव तस्करी शब्द गलत है, मानव जी। तस्करी नहीं है, वो मानव दुर्व्यापार है। हम्म। क्योंकि मानव तस्करी का मतलब होता है ह्यूमन स्मगलिंग। जी जी ह्यूमन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क जी है। जी जी ह्यूमन स्मगलिंग जो होता है वो एक कंट्री के विरुद्ध अपराध है, जी जी क्योंकि इमिग्रेशन लॉज का वो वायलेशन है। बिल्कुल। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो इंडिविजुअल के विरुद्ध होता है। जी जी मानव तस्करी पे काम करते करते सोचते और शोध जब करना शुरू किया था मैंने, तो एक चीज़ एहसास हुआ मुझे, मोर और लेस ग्लोबली मेरे ख्याल से एक इम्प्रेशन लोगों के मन में ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या जिसको मानव दुर्व्यापार बोलते हैं, जी वो उसका सॉल्यूशन हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मतलब लेना चाहते हैं। उनको जी लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर सुदृढ़ हो जाए, बहुत एक्टिव हो जाए, तो शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो जाएगा। ये जी बहुत बड़ी गलतफहमी है और हम्म, ये बहुत बड़ा मिथ है, और ये ग्लोबली इसको नॉर्मली फॉलो किया जाता था। जी तो एक पैराडाइम शिफ्ट, एक नैरेटिव का हम लोग उसको लाना चाहते हैं, जिसमें कि हम लोग ये बोलते हैं कि 3 पीज़ होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में: प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रोसिक्यूशन, एंड फॉर दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इज पार्टिसिपेशन। जी तो ये 3 पी में हम बात करते हैं, तो चाहे प्रिवेंशन की बात करें तो किससे, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अगर मुझे एक सेंटेंस में किसी को समझाना हो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, हम्म, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कुछ नहीं, इट इज़ बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी। जी जी तो वल्नरेबिलिटी के जो फैक्टर्स हैं हम्म, वो कंट्रोल में है। अगर उसको बाई चांस अगर वल्नरेबिलिटी जो कॉज कर रहा है वो अगर कंट्रोल में नहीं है, तो कम से कम उसको एड्रेस करने के लिए सोशल जस्टिस सिस्टम के हाथ में है। जी 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 तो अगर हम वल्नरेबिलिटी रिड्यूस करना चाहते हैं, जो ट्रैफिकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सोशल जस्टिस सिस्टम को एक्टिव होना पड़ेगा। जी जी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो जब विक्टिमाइज हो चुका होता है उसके बाद उसका रोल आता है। हम्म, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसा विषय है कि जो भी विक्टिम एक बार ट्रैफिक हो गया, तो उसको फिजिकल हार्म से ज़्यादा साइकोलॉजिकल हार्म होता है। बिल्कुल वो ऐसा डैमेज होता है कभी कभार की जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, इरिपेरेबल डैमेज है। जी जी एक और जो बहुत बड़ा गैप है हमारे सिस्टम में, वो ये है कि साइकोलॉजिकल क्योर के लिए हम कम बात करते हैं। अगर देखेंगे कोई विक्टिम को अगर रेस्क्यू किया पुलिस ने, रेड रेस्क्यू अगर जो करती है, जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जी जो इकलौता इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेटअप है, जी जी तो उसमें अगर देखेंगे रेड और रेस्क्यू अगर करेंगे, तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है? एमएलसी कराती है। जी जी यानी मेडिकल रिपोर्ट हम देखते हैं कि क्या उनका है, सही है, क्या उनको आघात हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो साइकोलॉजिकल जो डैमेज है वो पार्ट हमसे छूट जाता है। जी जी और एक और जो हमारा फोकस होता है वो होता है रीइंटीग्रेशन और रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन में बहुत फ़र्क है। जी रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, हम्म, और रीइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जहाँ से आए थे वहीं उनको वापस भेज दिया जाए। जी अगर हम जो फैक्टर्स वल्नरेबिलिटी जिनके कारण वो ट्रैफिक हुए थे, अगर उसी को हम एड्रेस ना करें जी और वापस उनको रीइंटीग्रेट वहीं कर दें, तो फिर कैसे संभव है? वो विक्टिमाइज हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल अगर उसको नहीं एड्रेस करना है तो किसके हाथ में है? तो फिर सोशल जस्टिस सिस्टम के हाथ जी में। जी तो यही प्रयास रहा है मेरे रिसर्च में, और जो मुझे निकल के आया रिसर्च में से, जिस पे मैं काफ़ी स्ट्रांगली एडवोकेट करता हूँ जी कि सोशल जस्टिस सिस्टम को बहुत स्ट्रांगली आगे आना पड़ेगा। जी अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अगर हम रोकना है रोकथाम तो करना चाहते हैं, तो जी कॉम्बैट करना चाहते हैं तो, और साथ में वो जो फोर्थ पी जो पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में सोशल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक कन्वर्जेंट रूप में काम करना पड़ेगा। जितना आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम किया है, तो जब किसी को हम रेस्क्यू करके लाते हैं, उसके बाद उसकी साइकोलॉजी के बारे में, और जिन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है उनकी साइकोलॉजी, इस बारे में आप बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि साइकोलॉजी ट्रैफिकर का क्या होता है और विक्टिम का क्या होता है। एक और मिथ है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है कि जो ट्रैफिकर होता है वो बल का ही खाली प्रयोग करता है। ट्रैफिकर प्रयास ये करता है कि कम से कम बल प्रयोग करें शुरू में, जी 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 तो उसके लिए वो साइकोलॉजिकल वॉर है। वो साइकोलॉजिकली चाहता है कि कंटेन करूं ताकि विरोध कम से कम हो, जी और 3-4 मुद्दों पे वो काम करता है। एक क्या करते हैं कि वो जो विक्टिम्स होते हैं, तो विक्टिम्स को ये प्रयास करते हैं, अगर सेक्स ट्रैफिकिंग वाला पार्ट है तो एक बोलेंगे कि भाई स्टिग्मा है, एक बार तुम इसमें आ चुकी हो तो तुम वापस घर नहीं जा सकती। जी तो स्टिग्मेटाइजेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो वाला उनके ऊपर बहुत, मतलब बड़े सिस्टमैटिकली उनके अंदर वो खौफ और डर डाला जाता है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है कि उनको ये बोला जाता है कि भाई एक सैक्रिफाइस का एक आपके अंदर वो भरा जाता है उनके अंदर कि देखिए अगर आप कर रही हैं
तो आपके कारण आपके परिवार वाले पल रहे हैं, जी जी। तो चाहे आपका बेटा पल रहा हो या भाई पल रहा हो या कोई और परिवार वाला पल रहा है, तो एक सेंस ऑफ सैक्रिफाइस उनके अंदर डेवलप किया जाता जी है, जी जी। वो भी साइकोलॉजिकल है। हम्म। तीसरा ये होता है कि उनके में कितनी बार ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि वो स्टॉकहोम सिंड्रोम वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें वो फंस जाते हैं। जी। जब ये ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ें जब नहीं काम करती हैं, तभी वो बल का प्रयोग करते हैं। उसके पहले थ्रेट भी दे देंगे, कर देंगे, मगर जब बल का प्रयोग करते हैं तो जिसका सबसे पोटेंशियल है, जो विक्टिम है, पोटेंशियल विक्टिम मतलब कि जिसे पैसा खूब आ सकता है, जी जी तो उस पे वो आघात जल्दी नहीं करेंगे। जी। वो एग्जाम्पल सेट करेंगे कि जिनको काफ़ी यूज़ हो चुका है, जो लगते हैं कि अब ये संभव नहीं है इससे कुछ पाने का, तो उसके ऊपर बल प्रयोग करेंगे, उसके ऊपर इतना बल प्रयोग करेंगे कि सामने वाला डर जाए। जी तो ये होता है, पूरा साइकोलॉजिकल है। जी जी। तो ट्रैफिकर जो है वो साइकोलॉजिकली विन ओवर करना चाहता है, और यहाँ पे जो इसका सबसर्विएंट वो बनाना चाहता है। तो एक मास्टर और एक सर्वेंट का रिश्ता बन जाता है वहाँ पे। जी उसका प्रयास चाहे किसी तरीके का हो, जी जी किस तरीके को यूज़ करके, यानी कि एक अगर वो डिक्टेट करेगा तो दूसरे उसको मानना पड़ेगा। जी। तो मानेगा कैसे, चाहे कौन से ये तरीके हैं उसको, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि कैप्टिविटी में रखने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये टूल्स हैं उनके। जी। हम खास तौर पर देखते हैं कि कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको गांव से ले जाकर शहरों में कहीं रेस्टोरेंट में कहीं ऐसी जगह पर काम पर लगाया जाता है और उनको सही जगह पर नहीं रखा जाता है, और पेरेंट्स को कुछ थोड़ा मोड़ा पैसा देकर उनको लेकर आ जाते हैं। तो जब ऐसे बच्चों का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट रेस्क्यू करके लाती, तो उन बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको कैसे हैंडल किया जाता है, और आगे उनकी काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन उस पर कैसे काम किया जाता है? देखिए, हैंडल कैसे किया जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जी जी क्योंकि जो भी रेस्क्यू होता है उसको सबसे पहले तो ये प्रयास होना चाहिए, अगर बच्चा पर्टिकुलर है तो उसको तो पुलिस के सामने आने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको अगर पहले किसी साइकोलॉजिस्ट के पास बिठाया जाए, ऐसे कंफर्ट जोन में बोला जाए जहाँ कि वो बैठें और आराम से पहले नॉर्मलाइज हो जाए, और जब नॉर्मलाइज हो तभी पुलिस से इंटरेक्शन हो। कि ट्रैफिकर क्या करता है कि वो ये भी उनके मन में घर कर देता है कि पुलिस हमारे से मिली हुई है, कॉम्प्लिसिटी है, और हम उसका मतलब हमारा, इसीलिए तुम जो है पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस सहायता नहीं करेगी आपको, क्योंकि ट्रैफिकिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एक व्यक्ति दो व्यक्ति नहीं करते हैं, उसके लिए पूरा नेटवर्क है। हम लोग वो भी जब करते हैं तो विवेचना करते हैं तो वो नेटवर्क को हम अनर्थ नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी है, और वो तभी पॉसिबल है जब विक्टिम समझा पाएगा कि ट्रैफिकर ने किया क्या था। तो विक्टिम कॉन्फिडेंस में आए, तरीके से आपसे बात करे, चर्चा करे, वो बहुत ज़रूरी है अगर ट्रैफिकिंग पे सही से काम होना है तो। हाँ, मतलब विक्टिम, अगर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर जो आपने बुक्स लिखी है उस पर हम बात करेंगे। बहुत सुंदर जगह है, एनर्जेटिक लगा, ये जगह भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। मतलब सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, और ये मेरी सेकंड विजिट है यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट में मैंने ये देखा है, सेकंड विजिट में तो ये आपने स्वर्ग बना दिया है इसको। Species of bird that I saw in my whole life, I didn't saw that, and it was a good experience for me. We can say it's not so far from city. It's within city, but it gives a look of a forest. It is a very good place to spend weekend with your family as it is very close to nature. फैमिली आउटिंग के लिए आना है तो दिस इज एन आइडियल प्लेस. If you want to enjoy here, have a calm, quiet time to yourself, this is the best place to be. Absolute fantastic, very good hospitality. ये शिरोधारा के लिए
एम्बियंस बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है एंड जगह बहुत अच्छी है। मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। दैट्स वेरी गुड। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम आपसे बात करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस तरीके से हो रही, उसकी मोडस ऑपरेंडी में कोई चेंजेस आए हैं या कोई नए डायमेंशंस आ गए, उस बारे में आप बताइए। देखिए डायमेंशंस तो बहुत हैं जी। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो गैप है लॉ में या डेफिनेशन में वो वही है कि बड़ा डेफिनेशन बहुत ही लिमिटेड डेफिनेशन है। जी। जो ट्रैफिकिंग के तरीके हैं वो बताए गए, एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का दिया है, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एक फोर्स्ड लेबर का दिया हुआ है और तीसरा जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का दिया हुआ है। बट यही सिर्फ नहीं है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जगह अगर देखें तो मेडिकल ट्रैफिकिंग अगर हम शब्द इस्तेमाल करें तो उसमें सरोगेसी में होता है, क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स हैं जिसमें कि ट्रैफिकिंग का है, तो बहुत मुद्दे हैं। एडॉप्शन ट्रैफिकिंग हमने बात किया जो डेफिनेशन में नहीं है, तो डायमेंशंस बहुत हैं। और उसके साथ में भी अगर डायमेंशंस बोलें तो सेक्स ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें तो बहुत प्रकार के सेक्स ट्रैफिकिंग है, जिसमें कि आपका प्रोस्टिट्यूशन ब्रॉथल में जो कराया जाता है तो वो फोर्स्ड जो वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है वो है, आपका सेक्स टूरिज्म में होता है, पोर्नोग्राफी में होता है, ब्राइड ट्रैफिकिंग जो मैंने आपको बताया वो होता है। तो बहुत ही अलग अलग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं आप डायमेंशंस को। तो अब ये इवॉल्व हो रहा है सब्जेक्ट, जो लोगों को समझ आ रहा है। तो सर आजकल जैसे आपने सरोगेसी का बताया, वो भी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट बिल्कुल केसेस है, सरोगेसी नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, टर्म नहीं है कि भाई ये ना बोलें कि मैरिज नहीं ट्रैफिकिंग है, सरोगेसी ट्रैफिकिंग है, ऐसा नहीं है। उसके थ्रू लोग सरोगेसी में भी ट्रैफिक हो सकते हैं, उसको हम शब्द यूज करते हैं वूम्ब हार्वेस्टिंग। वूम्ब हार्वेस्टिंग का मतलब जैसे कि ऑर्गन हार्वेस्टिंग कहते हैं, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आइडेंटिफाई विक्टिम्स को करते हैं जो वल्नरेबल होता है और उसको रिक्रूट कर लेते हैं ऑर्गन के लिए, फिर एक्सप्लॉइट किया जाता है। वूम्ब हार्वेस्टिंग में महिलाओं को अगर हम जो वल्नरेबल है उसको विक्टिम आइडेंटिफाई कर लें और उसको विक्टिमाइज कर लें। एक मॉडल डेवलप मैंने किया था जिसको मैं बोलता हूँ कि अगर ट्रैफिकर को अगर किसी विक्टिम को आइडेंटिफाई करना है तो क्या वो करता है, या उसको लेना है तो कैसे रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट एक टेक्निकल टर्म है, तो उसमें करने के लिए उसका सिंपल स्केयर मॉडल हम यूज़ करते हैं। स्केयर का मतलब होता है कि ट्रैफिकर पहले स्काउट और स्पॉट करेगा विक्टिम को जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, उसके बाद में कन्विंस करेगा उसको कि जिन परिस्थितियों में तुम हो उस परिस्थिति से ज़्यादा तुम डिज़र्व करते हो, करती हो या करते हो। उसके बाद में सेकंड आया, उसके SC के बाद में A आता है कि फिर उसको एल्योर करते हैं, यानी उसको ल्योर किया जाता है कि चलो तुमको मैं ऐसी दुनिया में लेके चलता हूँ जो यहाँ से बहुत बेहतर है। तो उसके बाद में फिर रिक्रूटमेंट किया जाता है, रिक्रूटमेंट करके फिर एक्सप्लॉयटेशन होता है। दैट इज़ व्हाट स्केयर मॉडल इज। तो ये प्रक्रिया ट्रैफिकर यूज़ करता है। अभी जो मोडस ऑपरेंडी में जो लेटेस्ट चेंजेस जो आ रहे हैं वो है डिजिटल फॉर्म में। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि जिसमें कि फेसलेस ट्रैफिकिंग हुआ है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, विक्टिम्स को स्काउट और स्पॉट जो करेगा वो हो सकता है कि घर के परिवार का व्यक्ति हो, चाहे टीचर हो, चाहे गांव का सरपंच हो या गांव का कोई व्यक्ति हो, उसके माध्यम से आप स्काउट एंड स्पॉट कर लेते हैं कि कौन वल्नरेबल है। और वल्नरेबल में भी वो जो एक्सपोज कर रहा है वो देख लेंगे ये एक्सपोज हो रहा है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, रो पिट रहा है या रही है कि मुझे बाहर निकलना है, तो उसको हमने देख लिया, उसको स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये करने के लिए पहले सिस्टम होता था। अभी एक केस हुआ जिसमें कि ट्रैफिकर ने ऑनलाइन किसी व्यक्ति ने, महिला ने अपने आप को एक्सपोज किया कि जहाँ मैं हूँ वहाँ खुश नहीं हूँ, जो भी कारण रहा होगा। ट्रैफिकर ने उसको ऑनलाइन ही प्रपोज किया कि तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी है, वहाँ से निकलो, कहाँ तुम। वो जो स्पॉट स्काउट जो किया उसने ऑनलाइन किया, कन्विंस जो किया वो भी ऑनलाइन किया कि यू डिज़र्व बेटर। फिर एल्योर किया कि दिल्ली आ जाओ, ये यूपी के किसी कहीं जगह का था। फिर उसके बाद में दिल्ली में बोला कि आ जाओ यहाँ पे तुमको नौकरी मिल जाएगी, तो यानी एल्योर किया उसको दिल्ली के लिए। वो रिक्रूट कर लिया उसको और लेके आए दिल्ली। जब वो निकली गांव से या जहाँ भी शहर में से रही होगी यूपी का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे से कोई साइबर क्राइम पे जो काम करते हैं वो ये कहानी बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जब वो किया तो एक टिकट भेजा उस महिला को, बोला कि आप टिकट हम भेज रहे हैं आपको ऑनलाइन, आप उस पर आइए, ट्रेन पे चढ़ जाइए। तो बाकायदा बिना घर में बताई हुई आई, ट्रेन पे आ गई। खाना भी ऑर्डर था ट्रेन में, आराम से खाते हुए पहुंची वहाँ। जैसे ही दिल्ली उतरी तो दिल्ली में उनको बोला गया न्यू दिल्ली स्टेशन में कि भाई आपके लिए गाड़ी बाहर खड़ी है, ये फलाना ड्राइवर का नंबर है, बाहर जाइए, आप कॉल करिए, मिल जाएगा। तो बताया, ड्राइवर एक टैक्सी थी, सिंपल टैक्सी बुक्ड था, तो टैक्सी वाला खड़ा था। ये गई टैक्सी में बैठी, बताते हैं कि पहाड़गंज के किसी होटल में गई,
वहाँ रुकी, बाकायदा सब आराम था, सब कुछ था। और वहाँ होने के बाद मैं नेक्स्ट डे उसको बताया कि कोई एक और टैक्सी आ जाएगी आपको। टैक्सी आई, बोले कि आपको पहुँचना है जहाँ आपकी नौकरी होनी है। जहाँ लेके गए उसको, वो इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रॉथल। हाँ, मतलब बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, ऐसे कि वो ऑर्गेनाइज तरीके में भी इंटरेस्टिंग है कि फेसलेस है ट्रैफिकर, कोई भी ट्रैफिकर ने चेहरा नहीं दिखाया। एवरीथिंग हैपेंड ऑनलाइन, दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड। तो हमारे यूथ आज के दिन में, जब हम यूथ की बात करें तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि यूथ मतलब क्या, भारत का यूथ है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है यूथ का। हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री यंगेस्ट डेमोग्राफिकली। यस। तो अब जब ये है स्थिति, और इसमें और सब आदमी डिजिटल स्पेस में आजकल है, इन्वॉल्व है, तो कितना वल्नरेबल है। डिजिटल मीडिया का इतना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कि किसी को ट्रैफिकर पता ही हरदम नहीं आपसे है 2 कि कदम आगे रहता है। बिल्कुल। तो ये उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि और इसके लिए तो कई वर्कशॉप्स होने चाहिए, कई मतलब समय समय पर कि लोग या यूथ जो है ऐसे लोगों के साथ फंसे नहीं और अपने आप को बचा के रखें, तो ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम रोक सकते हैं। बिल्कुल। और ये सोशली होना या समाज में से ही अगर हम ये सब चीज़ें बच्चों को इन सबको सिखाते रहे तो शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो ही नहीं। उसके लिए एक मॉडल मैंने तैयार किया था। एक फर्स्ट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग लैब भारत का हमने एस्टैब्लिश किया है। उसका नाम है रेस लैब। रेस स्टैंड्स फॉर रिसर्च, एडवोकेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो रेस लैब में जो हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं ताकि प्रिवेंशन किया जा सके, उसमें एक मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं, CCS मॉडल। CCS मॉडल में होता है कंसेप्चुअल लिटरेसी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड स्किल सेट डेवलपमेंट। तो कंसेप्चुअल लिटरेसी का मतलब यही होता है जो आपने बताया कि समाज में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ट्रैफिकिंग है क्या, कैसे आप विक्टिमाइज हो सकते हैं। ये जो आपको बताना होता है, चाहे 2 घंटे के आप सिंपल उनसे अवेयरनेस कैंपेन भी अगर चलाएंगे, अवेयरनेस में बात करेंगे, तो फिर वो कंसेप्चुअल लिटरेसी हो जाती है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बेसिकली स्टेक होल्डर्स का होता है। सोशल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये जो भी इन्वॉल्व है, जो इंटरवेंशन करते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी होती है प्रॉपरली। उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरत है। जो मैंने बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है तो और क्या क्या पहलुएं हो सकती हैं, जो डायमेंशंस है। डेफिनेशन के आधार पे जाएंगे तो आपको मुश्किल से 3 मिलेगा, वो भी बड़ा लिमिटेड है। कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कितने तरीके के हैं, क्योंकि हर तरीके के लिए एक अलग आपको अप्रोच रखना पड़ेगा। ब्रॉथल में आप अगर रेस्क्यू रेड करना चाहते हैं या ब्रॉथल करना चाहते हैं कार्रवाई वहाँ पर विक्टिम के लिए, वो अलग होगा। कम्युनिटी बेस्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कहीं होता है तो वो अलग है। ब्राइड ट्रैफिकिंग का केस अलग है, क्योंकि वो शादियों के आगे तो वो बिल्कुल स्टॉकहोम सिंड्रोम में होती है वो। तो सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इतने जो तरीके हैं लोग करते हैं, उस बारे में आपने बताया कि किस किस तरीके से लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। और आजकल बहुत ऐसा नज़रिया लोगों का बदल गया है कि कहाँ से लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे होंगे पता नहीं चल पाता है, जिसके लिए समाज को आगे होना होगा और घर से ही अगर लोगों को पता चले तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकी जा सकती है। अब सर हम बात करेंगे आपकी किताबों के बारे में कि आपने 3 किताबें लिखी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। तो ये जो किताबें आपने लिखी है, इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप इंस्पायर हुए कि आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इन अलग अलग टॉपिक्स पर बुक्स लिखनी है। यही जब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम कर रहा था या इस पर स्टडी कर रहा था, जी खुद थोड़ा प्रयास कर रहे थे सीखने के लिए, तो उस दौरान मुझे लगा कि जो किताबें आ रही हैं परहैप्स उसमें जो चीज़ें मैं रिसर्च में मुझे मिल रहा है वो नहीं। जी जैसे डायमेंशंस जो बता रहा हूँ कि डायमेंशंस सभी कवर नहीं हो रही हैं। जी हम लोग सिर्फ डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगा कि इसको भी ज़रा प्रॉपरली देखना ज़रूरी है। जी इसीलिए मेरा पहला एक जो बड़ा फेमस किताब है उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैप्स इन पॉलिसी एंड लॉ, उसमें ही शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि पहला चैप्टर ही इनफैक्ट है कि रिविजिटिंग द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि ज़रूरी है पहले कि समझें तो सही ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है। तो ये रिसर्च के दौरान जो मुझे एहसास हुआ, एक तो डायमेंशंस पे किया, दूसरा समझने के लिए कि वल्नरेबिलिटी कॉज क्या है, फैक्टर्स क्या हैं और वल्नरेबिलिटी को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक पैराडाइम शिफ्ट नैरेटिव में लाने का प्रयास मैंने किया है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स के लेंस से हरदम ना देखें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ना सोचें कि सिर्फ ये इसी के पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन कहीं और है। तो जब तक उनको जगाएंगे नहीं तो सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो सर जो आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे 3 बुक्स लिखी है वो हमको ज़रूर पढ़ने के लिए मिलेगी और हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे। और आगे भी आप कुछ नई किताबें लिख रहे हैं और कई नई आर्टिकल्स लिख रहे हैं, उसके बारे में हम और आपका एक और इंटरव्यू लेंगे, उस पर हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस आपसे यहीं अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं और अगली बार फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।
तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।